हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन या बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। जो इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रोसेस है, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर इंजरी होती है तो हमारे उस समय क्या होता है, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उन टिश्यू के डैमेज होने पर जब जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन क्या करती है, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर इंजरी हो रही है तो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स करती है उस इंजरी को हील करने की प्रोसेस, या उस जहाँ भी कट लगा है या जो भी बर्न हुआ है, किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है तो उस इंजरी को क्या करती है, हील करने का, रिपेयर करने का, और जो भी एजेंट है जिसकी वजह से इंजरी हुई है उसे प्रोटेक्ट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, ये सारा काम जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। ओके, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन इज टिपिकली व्यूड इज अ लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। ओके, क्या है ये? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू टिश्यू डैमेज। किसी भी टिश्यू के डैमेज होने पर जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है। एंड इन्वेशन विच सर्व टू आइसोलेट एंड डिस्ट्रॉय द इंजूरियस एजेंट। जो भी इंजूरियस एजेंट है, जिस भी एजेंट की वजह से इंजरी हुई है उसे डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस। एंड द इंजर्ड टिश्यू टू प्रिपेयर द टिश्यू फॉर इवेंचुअली रिपेयर एंड हीलिंग। ठीक है, क्या कर रही है? प्रिपेयर द टिश्यू, टिश्यू को प्रिपेयर करने की प्रोसेस, रिपेयर एंड हीलिंग करने की प्रोसेस, और जो भी जिस भी वजह से इंजरी हो रही है उसे डिस्ट्रॉय करना, और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ये सारी प्रोसेस जो हो रही है क्या है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो टर्म है इन्फ्लामेशन वो क्या है, लैटिन वर्ड से आई है। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इन्फ्लामेयर दैट मीन्स बर्न। इसका मीनिंग क्या है? बर्न। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया है इन्फ्लामेशन नाम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज। क्या क्या कॉजेज होते हैं इन्फ्लामेशन के? तो जो कॉजेज मतलब क्या, कारण है इन्फ्लामेशन होने के। तो इन्फ्लामेशन क्या है? किसी फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी कारण से हो सकती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में जैसे कि किसी भी मैकेनिकल इंजरी, अल्ट्रेशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेडिएशन इंजरी, मतलब कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो रही है, किसी भी प्रकार का कट, बर्न, ये सब हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट की वजह से जो भी हमारी बॉडी में इंजरी हो रही है, इंजरी होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो फिजिकल एजेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब किसी केमिकल की वजह से हो रही है। अगर किसी भी केमिकल या ड्रग्स की वजह से या किसी टॉक्सिन की वजह से हमारी बॉडी में कुछ इंजरी हुई है, एसिड वगैरह हो गया या जो भी, उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कुछ इंजरी हुई है तो वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? केमिकल एजेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा? बायोलॉजिकल एजेंट। फिर नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस हो रही है तो वो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से अगर जैसे कि गॉटी, डायबिटीज मेलाइटस, ये जो भी डिसीज कंडीशन है, अगर इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्फ्लामेशन है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेशन है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, 2 टाइप है इन्फ्लामेशन के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन। Acute inflammation is an immediate and early response to an injurious agent.
जब भी हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर इंजरी हुई है तो उस जगह पर क्या होगा, जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, तुरंत में जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है, अर्ली रिस्पॉन्स हो रहा है, वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। और ये क्या होगा, इट इज़ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है इसकी ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रहेगी एंड लास्टिंग फॉर मिनट, सेवरल आवर्स और फ्यू डेज। सेवरल आवर्स से लेकर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन रहेगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन आप मतलब ये समझ लीजिए 0 to 7 डेज की जो प्रोसेस है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी कट बर्न हुआ और अगर वो 0 से 7 डेज के बीच में हील होने लगा प्रॉपरली, तो वो कौन सी कंडीशन रहेगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन कि कौन कौन से कार्डिनल साइन हैं जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तो कौन से कार्डिनल साइन है वो प्रेजेंट रहते हैं या हम देख के पहचान सकते हैं कि ये इन्फ्लामेशन हो रही है। तो सबसे पहले रेडनेस। ठीक है, रेडनेस, रेडनेस की वजह, रेडनेस क्या है, रेडनेस को एक और रेडनेस का नाम है र्यूबर। ठीक है, एक टर्म यूज करते हैं हम रेडनेस के लिए, दैट इज र्यूबर, which is due to dilatation of small blood vessels within damaged tissue as it occur in cellulitis। रेडनेस क्यों हो रही है, अब हम देखेंगे कि अगर कहीं भी हमारी बॉडी में कट बर्न इंजरी हुई है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, रेडनेस होती है। तो रेडनेस होने का कारण क्या है, तो रेडनेस क्यों हो रही है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कुछ इंजरी होती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो हमारी वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डायलेटेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे रेडनेस होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइन है दैट इज हीट। हीट में, हीट का जो एक और नाम है, एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज कैलर। ठीक है, विच रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज ब्लड फ्लो, हाइपरमिया ड्यू टू रीजनल वस्कुलर डायलेटेशन। तो हीट क्यों हो रही है, वो भी इसका भी वही कारण है क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। वेसल्स क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है उसका एक और टर्म जो हम यूज कर रहे हैं स्वेलिंग के लिए वो कौन सी है, ट्यूमर। ये वाला ट्यूमर नहीं है, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो आप पढ़ते हैं, स्वेलिंग के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर, अब स्वेलिंग क्यों हो रही है, किसी पर्टिकुलर रीजन पे अगर इंजरी हुई है तो स्वेलिंग होने का क्या कारण होगा। तो स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस विच इज टर्न इज ड्यू टू इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। क्या होता है, जब वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा डायलेट होने लगती हैं जिसकी वजह से क्या होगा, अभी हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो रही थी, तो ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से क्या होगा, जो सेल्स की परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से, वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगेगा जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होने लगेगी। फिर नेक्स्ट वन है ट्यूमर, सॉरी पेन। ठीक है, नेक्स्ट जो सिम्टम प्रेजेंट रहेगा इन्फ्लेमेशन की साइड पे वो है पेन। पेन को एक और जो टर्म यूज करते हैं हम वो है डॉलर। ठीक है, which partly result from the stretching and destruction of tissue due to inflammatory edema and in part from pus under pressure in an acute cancer। जो पेन है वो क्यों होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी के टिश्यू इंजरी की वजह से जो भी टिश्यू हुए हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गया उनका और स्ट्रेचिंग हो गई है, टिश्यू स्ट्रेच हो गए और मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर पेन प्रेजेंट होने लगता है और क्योंकि नर्व भी अफेक्ट होती हैं जिसकी वजह से पेन का भी सिम्टम प्रेजेंट रहेगा। फिर हम देखेंगे सम chemical of acute inflammation including bradykinin, prostaglandin, serotonin are also known to induce pain। ओके, कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं वो भी
क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पेन के लिए, ठीक है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये सारा था एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अभी जब हमने देखा था एक्यूट इन्फ्लामेशन, वो कैसी प्रोसेस थी, शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रोसेस थी, और कैसी हो रही थी, इमीडिएट हो रही थी। बट जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ये कैसी प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, मतलब लंबे समय तक चलती है। मतलब ये वीक से मंथ भी इसमें लग सकते हैं, ठीक है, हीलिंग में। और एक्यूट इन्फ्लामेशन 0 to 7 डेज के अंदर अंदर हील हो सकता है, लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है तो वीक से लेके मंथ लग सकते हैं हील होने के लिए। वेयर एंड एक्टिव इन्फ्लामेशन, ठीक है, एक्टिव इन्फ्लामेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अटेम्प्ट्स टू रिपेयर आर प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब इसमें क्या होगा, जो टिश्यू डिस्ट्रक्ट हुए हैं उन्हें रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फेसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के जो है 3 फेसेस हैं। फर्स्ट वन इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, फर्स्ट वन हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जो सबसे पहले मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है तो वो प्रोसेस में जो कितना मतलब दिस फेस इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द इंजुरी एट लास्ट 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो 3 to 5 डेज की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होगा, हीलिंग ऑफ एक्यूट इंजरीज बिगिन विद द एक्यूट वास्कुलर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हीलिंग ऑफ एक्यूट इंजरीज मतलब 3 to 5 डेज लगते हैं। और ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, एक्यूट इंजरी, मतलब कोई एक्यूट इंजरी लगी है, छोटा मोटा कुछ भी चोट लगी है। और द पर्पस ऑफ वास्कुलर चेंजेस टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोकल एरिया। इसमें क्या होगा, द पर्पस ऑफ वास्कुलर चेंजेस इज वेजल्स क्यों चेंज हो रही है, मतलब डायलेट हो जाती हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी लगती है, तो उससे क्या होती है, वेजल्स अपने आप में चेंज करने लगती हैं, डायलेट होने लगती हैं। तो क्यों हो रही है, इनका पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द लोकल एरिया। वो क्या कर रही है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है उसे इंक्रीज करने के लिए चेंज हो जाती हैं, मोबिलाइज हो जाती हैं एंड ट्रांसपोर्ट सेल्स टू द एरिया टू इनिशिएटिंग हीलिंग। मतलब हीलिंग को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। द डैमेज सेल्स आर रिमूव्ड एंड द बॉडी बिगिंस टू पुट न्यू कोलाजन इन द एरिया। इसमें क्या होगा, जो भी डैमेज सेल्स हैं वो रिमूव, और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी फर्स्ट प्रोसेस है उसमें सेल्स जो है वो डैमेज सेल्स रहते हैं, उनको रिमूव होते हैं। और क्या करती है जो बॉडी है, वो अपने आप से क्या करती है, न्यू कोलाजन का फॉर्मेशन करती है उस जो भी इंजर्ड एरिया रहता है वहाँ पर। ये सारी प्रोसेस होती है फर्स्ट रिस्पॉन्स में, दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फिर जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स 3 to 5 डेज की ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद कौन सा, एक मिनट, आप पहले इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लो। ये साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे इस ड्यूरेशन में, तो वही पेन रहेगा, वार्मथ प्रेजेंट रहेगी, स्वेलिंग, पाल्पेबल टेंडरनेस, उस जगह पे टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी, लिमिटेशन इन जॉइंट और मसल्स रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट फेज देखेंगे हम, नेक्स्ट फेज है रिपेयर एंड रीजेनरेशन फेज। यह फेज का ड्यूरेशन कितना रहता है, 2 डेज से लेके 8 वीक्स का, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो सेकंड फेज में, ये कौन सा फेज है, सेकंड फेज है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हो रहा है सेकंड फेज में, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहेंगी। तो न्यू कोलाजन का फॉर्मेशन होने लगेगा एट द साइट ऑफ इंजरी। क्या होगा, वहाँ पर कोलाजन है जो वो फॉर्म होने लगेंगे। न्यू कोलाजन फाइबर्स आर लेड डाउन इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ स्कार। किसके फॉर्म में वहाँ पर कोलाजन फॉर्म होंगे, स्कार के फॉर्म में, ठीक है, आपको वहाँ पर स्कार प्रेजेंट दिख। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फेज 3। फेज 3 जो है ये है रीमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा,
इस प्रोसेस में क्या होता है, एज हीलिंग प्रोग्रेस द टिश्यू कंटिन्यू टू रीमॉडल, जो टिश्यूज हैं वो कंटिन्यू रीमॉडल होने लगते हैं, फिर से बनने लगते हैं, स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव इट्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो टिश्यूज हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, उनकी जो इम्प्रूव इट्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होने लगता है, देयर इज लेस न्यू कोलाइजन फॉर्मेशन, जो कोलाइजन फॉर्मेशन है वो लेस हो जाता है, बट इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलाइजन फाइबर्स, जो कोलाइजन फाइबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन दैम, टेंशन बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज न्यू कोलाइजन मस्ट ओरिएंट अलोंग द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट to best accommodate the loads required for function। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में मतलब क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वापस से रीग्रोथ होने लगेंगे और अब क्या होने लगेगा, फिर से उनका रीमॉडलिंग होने लगेगी।